हेलो एवरीवन। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में शार्क टैंक का ख्याल आता है। शार्क टैंक में बहुत सारी बिजनेस से जुड़ी बातें जो हैं हमें सीखने को मिलती हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, जो एक सक्सेसफुल वेंचर बनाने के लिए जरूरी हैं, वही बिजनेस एप्टीट्यूड कहलाता है। तो आपका जो आईपीयू सीईटी का बीबीए का एग्जाम होता है उसमें एक सेक्शन होता है बिजनेस एप्टीट्यूड का। तो उस बिजनेस एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, उसका क्या सिलेबस होगा, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपको पता ही है, आईपीयू सीईटी का जो बीबीए एग्जाम होता है इसके 4 सेक्शंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके का और बिजनेस एप्टीट्यूड का। बाकी जो 3 सेक्शंस हैं उनका काफी सारा कंटेंट आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन बिजनेस एप्टीट्यूड की बात करें तो इसी कोई प्रिस्क्राइब बुक नहीं है, इसका कहीं ऑनलाइन पीडीएफ नहीं मिलेगा और कहीं स्ट्रक्चर्ड सिलेबस भी इसका नहीं मिलेगा। लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसा स्ट्रक्चर्ड सिलेबस जिनको हम डिटेल में वेरियस क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर हमें पढ़ना क्या है बिजनेस एप्टीट्यूड के सेक्शन में। तो बढ़ते हैं आगे के सेशन की तरफ और डिस्कस करते हैं डिटेल में हमें क्या पढ़ना होगा। तो जैसा कि आपको हेडलाइन के थ्रू पता लग गया, बिजनेस एप्टीट्यूड का सेक्शन जो आता है आईपीयूसीटी एग्जाम में, आज हम उसके सिलेबस की बात करने वाले हैं। तो जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर उस बिजनेस का पर्पस क्या है, वो बिजनेस आप क्यों रन करना चाहते हैं। तो आज इसको हम समझने वाले हैं, इस पर्पस ऑफ बिजनेस को, कि ये जो पर्पस ऑफ बिजनेस है ये किस तरह डिफाइन किया जाता है और इससे जुड़ी और कौन सी बातें होती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एलिगेंट क्लासेस का। तो ये सारे पॉइंट्स हम एलिगेंट क्लासेस का जो सेटअप है उसके थ्रू ही जानने का प्रयास करने वाले हैं। सबसे पहले पर्पस में देखते हैं क्रिएटिंग वैल्यू। अब जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो कहीं ना कुछ वैल्यू उसमें एसोसिएट होनी चाहिए। जो भी आपका बायर है, जो भी आपका परचेस करता है, कस्टमर है, वो कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे कि अगर हम वीडियो के थ्रू आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है। इसीलिए तो आपसे कहा जाता है कि चैनल को रेगुलरली फॉलो करें, इस पर रेगुलर अपडेट्स आती हैं। आपको किस एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है वो आपको पता लगेगा। तो कहीं ना कहीं वैल्यू जो है वो क्रिएट हो रही है आप स्टूडेंट्स के लिए। अगर बिजनेस की बात करें तो यू आर आवर कस्टमर्स, तो आप अगर कस्टमर हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए वो वैल्यू क्रिएट हो रही है। इसीलिए एक पहला पर्पस होता है, आप किसी भी सेटअप को अगर तैयार करते हैं, कोई भी बिजनेस तैयार करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें वैल्यू जरूर क्रिएट होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये माइक मैंने लगा रखा है, अगर ये माइक ना होता तो ये मैसेज इजीली कन्वे नहीं होता और बहुत डिस्टरबेंस आता। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि माइक जो है ये एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है हमारे लिए। तो वो बाइक वाले ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो डिजिटल बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं तो आपको इस तरह इजीली हम जो है प्रॉपर ग्राफिक्स के थ्रू, डिजाइनिंग के थ्रू आप समझा सकते हैं, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल हो गया। तो डिजिटल बोर्ड बेचना आसान हो गया, हम उनके कस्टमर हो गए हैं। तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसका पहला पर्पस होता है कहीं ना कुछ वैल्यू ऐड होनी चाहिए। सेकंड, जनरेटिंग प्रॉफिट। अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं और आप कहते हैं मुझे उससे प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो आप समाज सेवा कर रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं। अगर आप उसे बिजनेस का नाम देते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें मॉनेटरी प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आप ये कहें कि मुझे दिल की संतुष्टि मिलती है ना, मुझे आत्मा को एक संतुष्टि मिलती है, तो ये बिजनेस नहीं कहा जाएगा। अगर बिजनेस रन हो रहा है तो उस केस में मॉनेटरी बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए, प्रॉफिट जरूर जनरेट होना चाहिए। जॉब क्रिएशन, आप कोई बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम एलिगेंट क्लासेस का ही लेते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी फैकल्टीज अगर पढ़ा रही हैं तो उन्हें ऑब्वियसली सैलरी मिलती है, तो जॉब मिल रही है। बहुत सारा सेटअप हमने तैयार किया है तो उन लोगों को भी जॉब मिला है। रेगुलरली हम देखते हैं कि कोई ना कोई सेटअप बिजनेस का अगर किया जाता है तो उसमें डेफिनेटली जॉब जरूर क्रिएट किए जाते हैं, तो उनका भी घर चलता है जो एम्प्लॉयज होते हैं। तो ये भी एक पर्पस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। इसलिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार बोलते हैं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कीजिए, जॉब लेने वाले मत बनिए, जॉब देने वाले बनिए, बिजनेसमैन बनिए। तो इस तरह आप सोचेंगे तो डेफिनेटली जो देश की इकोनॉमी है वो बढ़ेगी। जब भी आप जॉब करने का सोचते हैं तो अल्टीमेटली एक लिमिटेड इकोनॉमी बनती है, लेकिन जैसे ही आप जॉब देने का सोचते हैं वैसे ही वही वो आपकी जो है इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, कोई बिजनेस है अगर उसमें इनोवेशन नहीं है तो थोड़े टाइम तक ही वो सर्वाइव करेगा, बाद में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे पहले के जमाने में ऑफलाइन टीचिंग हुआ करती थी तो उनका एक लिमिटेड स्कोप था,
लेकिन अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आपको डिजिटली आना पड़ेगा, जैसे हम ले आए हैं। तो उसी तरह आपका इनोवेशन आपको लाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। तो ये भी आपका पर्पस ही होता है। अगर आपको बिजनेस स्केल करना है तो डेफिनेटली आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा और बिजनेस में कुछ ना कुछ नयापन लाना होगा, इनोवेशन लाना होगा। नेक्स्ट, मीटिंग नीड्स एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जैसे एलिगेंट क्लासेस का हमने एग्जांपल लिया। अब आप इस IPU CET BBA एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वीडियोस के थ्रू आपकी नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन जो इसका टेस्ट होगा उसकी प्रैक्टिस के लिए कंटेंट कहां से आएगा? तो उसके लिए अगर आपकी नीड है, मतलब हमें पता है कि आप कस्टमर हैं हमारे और आपको इसकी नीड होगी, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे IPU CET BBA की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। अब आप अगर इसका टेस्ट देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह इसका टेस्ट एक्चुअली आता है, उस प्रिस्क्राइब टाइम फॉर्मेट में आप वो पेपर सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आप समझ गए ना कि अगर आप कस्टमर की नीड है, अगर उसको फुलफिल कर पाते हैं तो आप एक सक्सेसफुल वेंचर क्रिएट कर सकते हैं। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, जब आप अर्न करते हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में सपोर्ट करते हैं, आप टैक्सेस पे करते हैं और या फिर इकोनॉमी में और भी बहुत तरीके से आप पार्टिसिपेट करते हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रेवेन्यू आप जनरेट करके देते हैं, तो उस केस में इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी आप करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी बिजनेस का सिर्फ एक एम नहीं होना चाहिए कि हमें पैसा कमाना है, प्रॉफिट है, ये पहला एम होता है, लेकिन पैरेलली आप देखेंगे कितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, हमेशा कुछ ना कुछ लेवल पे उन्होंने सोशली कंट्रीब्यूट किया है। हमारे अनीता अंबानी जी को देख लीजिए, उन्होंने एक फिलेंथ्रोपिस्ट है, वो तो काफी सारे गरीब बच्चों की वो हेल्प करती है, उन्होंने अपनी एक NGO भी खोली हुई है। तो एक गवर्नमेंट का नॉर्म भी है जिसे CSR कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास पर्टिकुलर टर्नओवर हो जाता है तो उसका कुछ हिस्सा आपको डोनेट करना होगा एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये एक अच्छे बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है, अच्छे वेंचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोशली भी वो लोगों को हेल्प करे। तो ये भी हमारा एक पर्पस होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स। जब आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, बड़ी कंपनीज बन जाती हैं और उसमें आप स्टेक प्रोवाइड करते हैं, यानी कि शेयर्स प्रोवाइड करते हैं, तो अल्टीमेट ऐसा नहीं होना चाहिए आपने स्टेक होल्डर से पैसा ले लिया, उनकी जो मनी है इन्वेस्टेड उसे भी ग्रो होना चाहिए। यानी जब आपकी कंपनी ग्रो होगी तो अल्टीमेटली जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका पैसा भी डेफिनेटली ग्रो होगा। तो ये भी हमारा एक एम होना चाहिए। तो ये हमारा बेसिक जो है वो बिजनेस का पर्पस होना चाहिए। इस सारे पॉइंट्स में हमने ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर कर लिया है। अगर आपको लगता है और कुछ भी हो सकता है तो आप डेफिनेटली अपना सजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं बजट एंड फाइनेंस की। जब भी कोई बिजनेस रन होता है तो कुछ बजट डिसाइड किया जाता है और कुछ फाइनेंस उसका मैनेज किया जाता है। सिंपल डेफिनेशंस ही देखते हैं अभी। बजटिंग एंड फाइनेंस फॉर बिजनेस इन्वॉल्व मैनेजिंग मनी इन अ वे दैट एंश्योर्स द कंपनी कैन ऑपरेट इफेक्टिवली, मीट्स इट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एंड अचीव इट्स गोल्स। यानी कि जब हम बजट की बात करते हैं तो किस एक्टिविटी के लिए कितना बजट होगा हम ये डिसाइड करते हैं। बजटिंग एंड फाइनेंसिंग दोनों अलग अलग टर्म्स होती हैं। बजट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए आपको कितना बजट अलोकेट करना है, कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए कितना आपको बजट अलोकेट करना है, तो ये बजटिंग में आता है। लेकिन जब हम फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो हम जितने भी फाइनेंशियल चीजें हो रही हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है, कितना पैसा आ रहा है, एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी होनी चाहिए, किस चीज में कितना खर्चा करना है, वो सब हम डिसाइड करते हैं। तो बजटिंग हेल्प्स यू प्लान हाउ टू स्पेंड योर मनी वाइजली। आई रिपीट, बजटिंग हेल्प्स you plan to spend your money wisely while the finance देखिए, बजटिंग हेल्प्स यू प्लान हाउ टू स्पेंड योर मनी वाइजली। खर्चा कैसे करना है ये आपको बजटिंग से सीखने को मिलता है। while finance involves managing the overall financial activities of the businesses to ensure stability, growth and प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज होती हैं वो हम फाइनेंसिंग में देखते हैं। बजटिंग मतलब सिर्फ खर्चा कितना करना है किस एक्टिविटी में, वो हम डिसाइड करते हैं। जब आप घर का बजट बनाते हैं, जब घर का बजट बनाते हैं तो ये बनाते हैं रेंट कितना देना है, ट्यूशन पे कितना देना है, कोचिंग पे कितना देना है, स्कूल में कितना देना है, बेसिक नेसेसिटीज पे कितना एक्सपेंडिचर होगा। तो ये हमारा बेसिक बजटिंग होता है। और फाइनेंसिंग में क्या होता है, अब हमारे पास पैसा बचा है, इसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, हमारा किस किस एक्टिविटी में कितना कितना पैसा खर्च हुआ है, क्या हम इसे कम कर सकते हैं, इसका पैसा हमारा बचा हुआ है, सेविंग को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपने रिवेन्यू या टर्नओवर या इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये फाइनेंसिंग में आता है। और बेसिक खर्चे की बात करें तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ बजटिंग में आता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं मोड ऑफ बिजनेस। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस फॉर्म में आप करते हैं। ये बेसिकली टर्म्स हैं जो सबको पता ही होंगी। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो अकेला मैंने अगर स्टार्ट करता हूं तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म फैली जाएगी। पार्टनरशिप 2 या 3 लोग, 4 लोग और ज्यादा लोग मिलते हैं तो पार्टनर कहे जाएंगे। फ्रेंचाइजी मॉडल होता है, आप किसी बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी अगर ले लेते हैं तो फ्रेंचाइजी कहलाता है। आजकल ये मॉडल बड़ा पॉपुलर हो रहा है। ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस ये भी बड़ा पॉपुलर है। बहुत सारे लोग यूट्यूबर बन के पैसा कमाना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, और जितना अपने अपने प्लेटफॉर्म खोल रखे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रखी है। बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पता होंगे आपको जिन पे आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। सोशल एंटरप्राइज एंड इंपैक्ट बिजनेसेस लाइक एनजीओस, ठीक है ना, एनजीओस भी प्रॉफिटेबल ही होते हैं। अगर किसी के दिमाग में ख्याल है कि एनजीओ सिर्फ सोशल सर्विस के लिए है तो बिल्कुल गलत है। एनजीओ इज अ बिजनेस, ठीक है। टाइप ऑफ बिजनेस डिफरेंट हो जाता है, वो बिजनेस करने का तरीका अलग है लेकिन वो बिजनेस ही कहा जाता है, ठीक है। लिमिटेड लाइफ कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। तो आपको सिर्फ आइडिया लेना है ये काइंड ऑफ बिजनेस, मोड ऑफ बिजनेस बेसिकली होते हैं। बिजनेस एथिक्स की हम बात करते हैं। कोई भी बिजनेस अगर लॉन्ग टर्म में आपको सर्वाइव करना है, सस्टेन करना है, तो बिजनेस एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस एथिक्स अप्लाई नहीं करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका बिजनेस माइंड अप हो जाएगा। लॉन्ग रन के लिए बिजनेस एथिक्स बहुत जरूरी है। जैसे कि टाटास की हम बात करें, टाटास की जो बिजनेस एथिक्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी है, एम्प्लॉय के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज बहुत करती है। तो अल्टीमेटली से टाटा की किसी भी बात करें हम तो एक ट्रस्ट जनरेट होता है उस ब्रांड के लिए, ठीक है ना। तो जो एथिकल चीजें हैं वो टाटा की बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए वो आज भी बहुत वैल्यूएबल कंपनी है। इतनी पुरानी होने के बावजूद भी इतने सारे उसके सेगमेंट्स हैं। आप कार्स में जाइए, आप ज्वेलरी में जाइए, आप घड़ी बनाती है, आईटी कंपनी है टीसीएस, देयर आर मेनी वेंचर्स, ठीक है ना। इसके बावजूद भी किसी भी वेंचर की बात करें तो हमें कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है और बहुत ही एथिकल कंपनी है। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स हम कह सकते हैं जो एक एथिक्स आपको बिजनेस में रखने चाहिए। जैसे इंटीग्रिटी है, फेयरनेस है, अगर दोनों कंबाइन करें तो बिजनेस शुड बी ऑनेस्ट एंड फेयर। कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें कुछ हिडन नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कंपनीज होती हैं ना जो अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करती हैं, तो स्टार्टिंग में तो कर सकती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सर्वाइव नहीं करती हैं। अगर आपने एग्जाम्पल सुना हो तो सत्यम का, आपके सामने, आप सभी शायद काफ़ी छोटे होंगे। सत्यम बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी थी लेकिन उसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ और कंपनी वैनिश हो गई। उसके जो अकाउंटेंट ही कह लीजिए या उसके अकाउंट डीलिंग करने वाले लोग थे, उन्होंने फ्रॉड किया। फिर उसके बाद कंपनी बिल्कुल ख़त्म हो गई। महिंद्रा ने उसको ओवरटेक किया और टेक ओवर किया, और उसके बाद वो महिंद्रा सत्यम के नाम से पॉपुलर है। ये स्कैम है बहुत बड़ा, कभी पढ़िएगा डिटेल में इसके बारे में। सो अल्टीमेटली अगर आपको कंपनी लॉन्ग टर्म में रन करनी है तो यू हैव टू बी फेयर, यू हैव टू maintain the integrity of the business. You have to be honest with every transaction. You have to be honest with the customers. You have to be honest with suppliers and the staff members, with everyone you are associated with. तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह आप ये चीज मेंटेन करके रखनी है। रेस्पेक्ट, एथिकल बिहेवियर कहता है कि कभी भी अपने जो सबॉर्डिनेट्स हों या फिर अपने जो एम्प्लॉयज़ हों उनको रेस्पेक्ट ही प्रोवाइड करना होता है। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयज़ हैं तो आप उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो यू हैव टू मेंटेन द रेस्पेक्ट विद एवरीवन। कंप्लायंसेस विद लॉज एंड रेगुलेशन, ऑब्वियसली लॉ तो आपको फॉलो करना ही होंगे। अगर लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो किसी भी दिन आप पे केस शुरू किए जा सकते हैं और अल्टीमेटली यू विल हैव टू वाइंड अप योर बिजनेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने भी डिस्कस किया ही है। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। जब भी हम पर्सनल होके चलते हैं, मतलब कोई बिजनेस है या कोई कंपनी है, अगर हम सिर्फ अपना ही सोचते हैं तो वो गलत होता है। मतलब हमें वो डिसीजन मानने चाहिए जो मैनेजमेंट के हों, एम्प्लॉयज़ के हों, अपने कलीग के हों, जो कि उस कंपनी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं जुड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो कंपनी के बेनिफिट के लिए है, उसकी ग्रोथ के लिए है, तो वहाँ मुझे अपने पर्सनल इंटरेस्ट को कभी कभी दरकिनार कर देना चाहिए। यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए अपने कलीग के साथ, मैनेजमेंट के साथ, किसी के भी साथ। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, कुछ गलत हुआ है तो मैं जिम्मेदार हूँ उस चीज़ का। तो यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर द वर्क यू आर डूइंग। एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर चीज़ें हिडन रहेंगी तो वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं होती। एथिकल लीडरशिप, मतलब जब लीडरशिप होती है तो आप एक अच्छे लीडर बने। ऐसा नहीं है आपके जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिर्फ एक एक्सप्लॉइट करते रहें, उनको दबा के रहें, ऐसे करो वैसे करो। कहते हैं ना, एक गुड लीडर जो होता है जो सबको मोटिवेट करता है एक अच्छा लीडर बनने के लिए। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, ऑब्वियसली बिजनेस में आपको रेगुलरली इंप्रूव करना होगा। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, अल्टीमेटली द ट्रस्ट इज नॉट देयर एंड रेपुटेशन इज नॉट देयर इन द बिजनेस,
द बिजनेस विल नॉट सर्वाइव एट ऑल। ठीक है ना, तो ये एथिकल चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन करनी चाहिए इफ यू वांट टू सर्वाइव लॉन्ग। अब लोगों को ऐसा लगता होगा कि अगर बिजनेस करना है तो कुछ ना कुछ तो गलत सलत करना ही पड़ता होगा, अगर सब कुछ एथिकल करेंगे तो आप धंधा रन ही नहीं कर पाओगे। ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए हैं, लेकिन कोई भी जो लॉन्ग टर्म सोच के चलता है वो हमेशा एथिकल बिजनेस ही करता है, सारे पॉइंट्स को मेंटेन करके चलता है। नेक्स्ट, कंज्यूमर बिहेवियर। जब आप बिजनेस रन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा, कोई भी चीज़ कहाँ बिकेगी वो। अब कंज्यूमर बिहेवियर बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या सर्विस लॉन्च करते हैं तो कस्टमर की नीड कहाँ पे होगी, कहाँ पे सेल ज़्यादा होगी, कहाँ पे आपका मार्जिन ज़्यादा हो सकता है, सीजनल कैसा रहेगा वो बिजनेस, ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है एक कस्टमर के बिहेवियर के तरफ, और कंज्यूमर बिहेवियर के ये पॉइंट्स आपको पढ़ना जरूरी है। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, पहला साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं कहीं ना कहीं साइकोलॉजी पे मेंटेन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन की अगर हम बात करें तो हो सकता है आपको उस फ़ोन की ज़रूरत ना हो, उसकी नीड ना हो, उसके बिना भी आपका अच्छा खासा काम चल रहा हो, लेकिन जब ये स्टेटस सिंबल बन जाता है कि भाई साइकोलॉजी है, अगर ये आईफोन यूज़ कर रहा है तो ये स्टेटस सिंबल हो जाएगा, या पर्टिकुलर कार को यूज़ कर रहा है, BMW यूज़ कर रहा है या फरारी यूज़ कर रहा है, जगुआर यूज़ कर रहा है, ये कोई स्टेटस सिंबल वाली चीज़ें होती हैं। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। अगर आदमी ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है तो बॉस बहुत ही क्लासी आदमी है, तो ये सब साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। यही साइकोलॉजी उनके प्रमोशन एक्टिविटीज़ में दिखाई जाती है, ठीक है ना। तो ये साइकोलॉजी के बेसिस पे ही एडवर्टीजमेंट बनाए जाते हैं, प्रमोट किया जाता है प्रोडक्ट को, और अल्टीमेटली जो है वो लोगों की यहाँ पे अटैक करती है, माइंड में अटैक करती है, लोगों के साइकोलॉजिकल बिहेवियर को चेंज करती है, और अल्टीमेटली इम्पल्स होता है, एक इम्पल्स जनरेट होता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू रन अ बिजनेस, ठीक है ना। तो कस्टमर के साइकोलॉजी को समझनी होती है। सोशल फैक्टर्स, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ ये चीज़ बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जांपल अभी आप स्टूडेंट है, घर पे रह रहे हैं, स्कूल में रह रहे हैं, हो सकता है आप छोटे गांव शहर में रह रहे हो, लेकिन जैसे ही आप टॉप यूनिवर्सिटी तरफ मूव करेंगे, सपोज दिल्ली की तरफ जाते हैं आप, तो वहाँ पे आपका जो सर्कल बनेगा वो अलग अलग तरह के लोग आएंगे, और वहाँ पे आपकी सोसाइटी चेंज हो जाएगी। तो आपकी जो बाइंग बिहेवियर होगा वो भी उनके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा। आप किस तरह कपड़े पहनेंगे, आप किस तरह का फूड अब एंजॉय करेंगे, आप ट्रैवल कहाँ जाना पसंद करेंगे, वो सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपका जो सोसाइटी है वो चेंज हो जाएगी। आपने देखा होगा ना, कुछ पर्टिकुलर सोसाइटी में कुछ चीज़ें बिकती हैं, कुछ पर्टिकुलर सोसाइटी में कुछ चीज़ें बिकती हैं। तो सोशल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की सेल के लिए। पर्सनल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर का मतलब हो गया कि एज पे डिपेंड करता है, आपके जेंडर पे डिपेंड करता है, आपके इनकम पे डिपेंड करता है, ये सबकी पर्सनल फैक्टर्स हुए ना। अगर मैं कहूँगी किसी 80 साल के आदमी को आप एकदम डिनचेक वाली जीन्स पहनाओ या टी शर्ट पहनाओ, गॉगल लगाओ, थोड़ा सा ऑड लगेगा वो चीज़। तो आपकी एज पे डिपेंड करता है आप किस तरह कपड़े पहनेंगे या कौन से प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा, आपकी जेंडर पे डिपेंड करेगा। तो ये सब पर्सनल फैक्टर्स हो गया है, इनके बेसिस पे भी आदमी को अपनी सेलिंग करती जाती है और प्रोडक्ट जो है प्रमोट किया जाता है। सिचुएशनल फैक्टर्स, कई बार कुछ इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी हो गई जिसमें आपको कोई प्रोडक्ट महंगे दाम में भी खरीदना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, कुछ पर्टिकुलर डिजीज हो गई आपको और हॉस्पिटल ने आपसे बहुत ज़्यादा पैसे मांगे, अब वो चीज़ इतना की नहीं होगी, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन है आपके लिए तो आपको पे करना पड़ेगा। आप किसी हिल स्टेशन पे गए और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गया और यू गेट स्टक इन दैट स्नोफॉल, तो क्या होगा, आसपास होटल टूटेंगे। अब होटल टूटेंगे तो आपके लिए इमरजेंसी है, वो जान है तो जहान है ना भाई। तो जब आप ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ज़्यादा पैसे देना पसंद करेंगे तो आपको वो सिचुएशनल फैक्टर कहलाता है। यानी डिपेंड्स ऑन दी ओकेजन, डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन, आप उस चीज़ के लिए भी एक्स्ट्रा पैसा देना पसंद करते हैं, होता है ना ऐसा। तो इसे हम सिचुएशनल फैक्टर में लिखते हैं। और उसका ही तो जो सेलर होता है, जो आपका कंपनी होती है, जो बिजनेसमैन होता है, वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि किस सीजन में क्या चीज़ बिक रही है, किस सिचुएशन में क्या चीज़ बिकेगी, उसे अकॉर्डिंगली मार्केटिंग एंड प्रमोशन किया जाता है और कस्टमर के जो बाइंग बिहेवियर है उसको जज किया जाता है। अब हम मार्केटिंग की बात करते हैं। ये सबसे बड़ा एक, मैं कहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिना मार्केटिंग के कोई भी प्रोडक्ट आपका चलना बहुत मुश्किल है। आप कितने ही अच्छे आपके प्रोडक्ट हों, कितना आपका फैन फॉलोइंग हो, अल्टीमेटली यू हैव टू डू द मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, पूरे इंडिया में आज कैडबरी डेयरी मिल्क को हर कोई जानता होगा, कैडबरी 5 स्टार को भी हर कोई जानता होगा, सब कोई जानता है। इसके बावजूद भी उन्हें अपनी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। इसका मतलब ये है ना, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड।
दिखेगा तो बिकेगा, नहीं दिखेगा तो नहीं बिकेगा, ठीक है ना। जो दिखता है वही बिकता है, इसीलिए आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। आपको प्रोडक्ट बेचना है तो मार्केट में आपको प्रेजेंस शो करनी होगी, इवन दो आदमी के माइंड में वो जानता होगा लेकिन उसे रिकॉल नहीं करेगा अगर बार बार वो चीज़ें नहीं दिखेंगी तो। इसीलिए हम देखते हैं फेस्टिवल टाइम पे चॉकलेट्स के, डेयरी मिल्क के काफ़ी ऐड आते हैं, रक्षाबंधन के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे। इवन दो वी नो कि डेयरी मिल्क बहुत पॉपुलर चॉकलेट है, इसके बावजूद भी बार बार उन्हें ऐड करने पड़ते हैं, रिकॉल वैल्यू जनरेट करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये सब मार्केटिंग की एक टैक्टिक्स कहती है। मार्केटिंग फॉर बिजनेस इज अ हाईली वैल्यूएबल टूल एज इट हेल्प्स टू क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस यानी कि उस प्रोडक्ट के बारे में वो चीज़ अवेयर होती है। ड्राइव प्रॉफिट एंड ग्रोथ, एक्वायर एंड रिटेन कस्टमर्स एंड एनहांस एंगेजमेंट्स। तो ऑब्वियसली कस्टमर से कनेक्ट रहना ज़रूरी है, बिना मार्केटिंग के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो बिना मार्केटिंग के यू कैन नॉट कनेक्ट विद योर कस्टमर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। अब मार्केटिंग जो है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, ठीक है ना। पहले मार्केटिंग रिसर्च की जाती है, फिर प्रोडक्ट जनरेट किया जाता है, और अल्टीमेटली आपको जो है प्रोडक्ट कस्टमर खरीद लेगा, उसके बावजूद भी आपको उसका फीडबैक रेगुलरली लेना होगा और उसको सर्विस प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है ना। एक ऑटोमोबाइल कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, कौन सी कंपनी कौन सी कार लॉन्च करेगी उसके पहले रिसर्च की जाती है, फिर उसके बाद उसको मॉडल जनरेट किया जाएगा, मार्केट में लाया जाएगा, और लाने के बाद भी कॉन्स्टेंटली जब कस्टमर को प्रॉब्लम आएगी तो उसकी सर्विस में आपको ध्यान देना होगा। अगर मान लिया आपने कोई कार बेच दी और सर्विस प्रोवाइड नहीं की तो अल्टीमेटली कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में वो कार नहीं बिकेंगी, और ठीक है ना। तो मार्केट जो है, मार्केटिंग का एक पार्ट है मार्केट रिसर्च, और ये पूरा वास्ट एक टॉपिक होता है। मार्केटिंग की बात कर रहे हैं हम, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। आपने पढ़ा ही होगा 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, विच इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट का, तो आपको इन फैक्टर पे ध्यान देना होगा कि प्रोडक्ट मुझे कौन सा बनाना है। आप जो नीड होगी कस्टमर की, जो वैल्यू ऐड करेगी, वही प्रोडक्ट आपको क्रिएट करना होगा। प्राइस, उसका प्राइस कितना रखना चाहिए, दैट शुड बी कॉम्पिटिटिव। प्लेस, किस प्लेस पे आपको वो चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, एंड प्रमोशन, हाउ टू प्रमोट दैट प्रोडक्ट। ये मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। ऑब्वियसली जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मार्केटिंग में ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वी हैव बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस में कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बिजनेस में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो मैसेज कुछ और चला जाएगा, तो अल्टीमेटली जो है उसके नेगेटिव इफेक्ट होंगे और कहीं ना कहीं आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि आप अपने स्टाफ मेंबर से कम्युनिकेट कर रहे हैं या बाहर किसी से कर रहे हैं, यानी इंटरनल कम्युनिकेशन ये हुआ जब आप कंपनी के लोगों से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होगा, जब आप अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं, जब आप अपने वेंडर से, सप्लायर से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन कह सकते हैं। पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, अब बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, सपोज आप अपने एम्प्लॉय को फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन हुआ। आप किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी कम्युनिकेशन हुआ। आप किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन हुआ। तो अल्टीमेटली बिजनेस कम्युनिकेशन में वो सब चीज़ हम ध्यान रख जाती हैं कि क्या चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप किसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या मैसेज आप दे रहे हैं। आप कोई मीटिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी बिजनेस पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाएगा। बिजनेस में क्या करना चाहते हैं। टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन, ये तो पता ही है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपना मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आप मेल के थ्रू कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट फॉर्म में कर सकते हैं, टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस वेज जहाँ पे आप मीटिंग कर सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी जैसे टाइप ऑफ बिजनेस है बिजनेस कम्युनिकेशन, इसमें हम देखते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आता है। वर्बल कम्युनिकेशन आप किसी को बोल के इन्फॉर्म करते हैं, नॉन वर्बल आप बॉडी पोस्चर या बॉडी जेस्चर से इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है ना, उससे ही आपको क्लिक हो जाता है। रिटर्न कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं। टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आपको पता ही है, देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल टुडे टू कम्युनिकेट विद दी मैनी कस्टमर से, सप्लायर से, या फिर एम्प्लॉयज से। इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, ये सार है हमारे बिजनेस का। कोई भी बिजनेस कम्युनिकेशन प्रॉपर होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए,
कहीं कंपनी को ग्रो करना है तो, वरना आप कुछ और मैसेज पहुंचाना चाहेंगे और रिसीवर कुछ और रिसीव करेगा, फिर वो उसका रिप्लाई कुछ और करेगा, तो मिस कम्युनिकेशन अगर जनरेट हो जाएगा तो कहते हैं ना कि सब कुछ उबड़ खाबड़ हो जाएगा, अनाप शनाप हो जाएगा। तो इसके लिए इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपस में जो भी आप कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि अगर आप अपने टीचर से भी कम्युनिकेट करते हैं तो भी प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। इट शुड बी प्रिसाइज, इट शुड बी कंसाइज, इट शुड बी प्रॉपर, क्लियर। ये सब चीज़ें हमें बिजनेस कम्युनिकेशन में ध्यान रखनी होती हैं। बिजनेस अवेयरनेस, ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि किसी भी कंपनी का लोगो क्या है, जैसे क्वेश्चन आएगा किसी कंपनी का लोगो दिखा देंगे तो ये किस कंपनी का लोगो है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर एक कंपनी का नाम दे देंगे, इसका लोगो कौन सा है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। टैगलाइंस, किसी पर्टिकुलर कंपनी की टैगलाइन कौन सी है, ये क्वेश्चन, या पर्टिकुलर टैगलाइन दे देंगे ये किस कंपनी की टैगलाइन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पेरेंट कंपनी, कोई प्रोडक्ट बता दिया आपको, इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हेड एंड शोल्डर शैम्पू लिया मैंने, तो हेड एंड शोल्डर किस कंपनी का प्रोडक्ट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, यानी कि इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, नेस्ले कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है। इस तरह पे भी बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो आपको आइडिया लग गया होगा, एटलीस्ट ब्रीफ में तो हम बता ही सकते हैं आपको कि अब आपके बिजनेस एप्टीट्यूड का जो एग्जाम होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है ना, मैं ये कह सकता हूँ कि ये सफिशिएंट नहीं है, लेकिन इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बिजनेस एप्टीट्यूड में ये चीज़ें हमको पढ़नी है। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन भी देख सकते हैं और उनसे आइडिया भी ले सकते हैं, और जो है चैनल को रेगुलरली फॉलो करते रहें। बहुत ही जल्दी हम बिजनेस एप्टीट्यूड की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीटली कवर हो जाएगा। और आप मान के चलिए अगर आपने वो अच्छे से कर लिया तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आप 25 में से 25 क्वेश्चन बिजनेस एप्टीट्यूड के इजीली कर पाएंगे। इसके अलावा और कोई सोर्स, और कोई बुक, और कोई पीडीएफ फाइल ऑनलाइन, नथिंग यू हैव टू फॉलो, जस्ट फॉलो द बिजनेस एप्टीट्यूड सीरीज ऑन एलिगेंट क्लासेस। दैट इज व्हाट वी हैव टू से अबाउट द बिजनेस एप्टीट्यूड सेक्शन। और चैनल में बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि घबराने की जरूरत नहीं है बिजनेस एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए पीबी एग्जाम के। बहुत ही जल्दी वी विल बी लॉन्चिंग आवर टेस्ट सीरीज आल्सो फॉर आईपीयू के मेन एग्जाम्स के लिए, बीकॉम के लिए, बीबी के लिए और बीसी के लिए। अगर आपकी नीड होती है तो वी कैन ऑफर फॉर इंग्लिश ऑनर्स के लिए, मास कॉम के लिए भी। ठीक है ना, इसके अलावा सीयूईटी की टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। और जो लोग सिम्बॉयसिस के लिए, क्राइस्ट के लिए, नर्सिंग ऑनजी के लिए और मैनेजमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बीबी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत जल्दी वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे और टेस्ट सीरीज जो है इनके टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। चैनल बने रहिए, अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो डेफिनेटली हमें प्रोवाइड करते रहिए। हम आपकी हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। विश यू गुड लक, थैंक यू।